हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट। मैं हूं आपका सर इमरान खान। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, हम लोगों ने फीचर के बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की जिन्होंने प्रिंसिपलों को बनाया यानी सिद्धांतों को बनाया, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेनरी फयोल की। हेनरी फयोल का जन्म 1841 यानी 1841 में फ्रांस में हुआ। ठीक है, 1860 में उन्होंने माइनिंग की डिग्री हासिल करी और कहाँ पर वर्क करना शुरू करा? कोल माइनिंग कंपनी में वर्क करना शुरू करा। बहुत अच्छा काम करा और 1888 में यानी 1888 में उन्हें एमडी बना दिया गया। मगर एक समय ऐसा आया उनकी कंपनी में कि उनकी कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली थी। तो इंसान जब कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो उन्होंने क्या करा? मेहनत करी, लगन से काम करा, सिद्धांत बनाए। जब वो रिटायर हुए, कब? 30 साल बाद, तब वो जो कंपनी थी कोल कंपनी, वो एक क्या थी? स्ट्रॉन्ग लीडिंग कंपनी थी फ्रांस की, और उसका बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उस समय हो गया था। ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा ज़रूर। ठीक है ना? जब वो रिटायर हुए अपने पद से, एमडी के पद से, तो उन्होंने क्या करा? उस कंपनी को मजबूत स्थिति में ला दिया और जो एक समय दिवालिया घोषित होने वाली थी उसको क्या कर दिया? एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ला दिया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करिएगा क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन्होंने एक बुक लिखी, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिन्होंने उसमें अपने 14 प्रिंसिपलों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। ठीक है ना? उन्होंने जब वो प्रिंसिपल बना रहे थे, सिद्धांत बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी दिमाग में 2 चीज़ों को रखा। पहला, नॉट बी लॉन्ग बट सजेस्टिव। सिद्धांत जो हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और क्या होने चाहिए? सजेस्टिव होने चाहिए कि हम किसी दूसरे को बता सकें। आप अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत बनाइए कि हम अपने जीवन में तो उसे उतारें और उसको दूसरे को भी बता सकें। यानी क्या हुआ? नॉट बी लॉन्ग बट सजेस्टिव। हेनरी फयोल ने पहले, मैंने आपको जो पिछला लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपको बताया भी था, क्या बताया था? कि हेनरी फयोल के कथन के अनुसार जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या हैं? वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल करा जा सकता है। यानी प्रिंसिपल ऐसे बनाए उन्होंने। जब प्रिंसिपल बना रहे थे तो उनके दिमाग में 2 चीज़ें थी। पहली कि नॉट बी लॉन्ग बट सजेस्टिव, यानी ऐसे होने चाहिए कि जो ज़्यादा बड़े ना हो और दूसरे को बताए जा सकें। और दूसरा, फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। ठीक है, रिजिड का मतलब होता है कठोर होना, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। यानी आपके जो सिद्धांत हैं वो कैसे होने चाहिए? लचीले होने चाहिए कि आप उसको टाइम के अनुसार और एनवायरनमेंट के अनुसार उसको क्या कर सको? मॉड्यूलेट कर सको। अगर आप उसको सही समय पर मॉड्यूलेट कर लोगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को सही समय पर अचीव कर सकते हो। तो इनकी इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे इनके 14 प्रिंसिपलों को और बहुत आसानी तरीके से पढ़ेंगे। आपको ये चीज़ बहुत आसान तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से समझ में आएगी, ये इमरान सर का वादा है। क्योंकि पढ़ाई वो जो समझ में आए, और मैं करता हूँ कुछ यही प्रयास। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल बनाए हैं उनके बारे में। आपकी जैसे ही बोर्ड पर नज़र गई होगी, आप लोग कहने लगे होंगे कि सर फिर ABCD सिखाने आ गए। ABCD नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, डरिएगा मत, वो आप पहले से सीख चुके हैं। मैं आपको 14 प्रिंसिपलों को सिस्टमेटिक तौर पर याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से याद करा जाएगा, वो भी आसानी से। ठीक है ना? तो देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। याद करने का तरीका कैसे है? DADUUSRCSOESIE। ये मैंने आपको जिस
वर्ड से वो शुरू हो रहा है, हर किसी का पहला वर्ड मैंने यहाँ पर उठा लिया। ठीक है, आप इसको 8-10 बार रिवाइज करेंगे, 2-3 बार लिख के देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से यही चीज़ याद हो जाएगी। DADUUSRCSOESIE। एक तरीका ये भी है कि आप इसको 2-2 करके याद करें या 3-3 करके याद करें तो बड़े आसानी से हो जाएगा। DADUUSRCSOESIE। तो ये तो हुए, मैंने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म, मगर शॉर्ट फॉर्म से काम नहीं चलेगा, इसको लॉन्ग में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके फुल फॉर्म आपको एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा नहीं यहाँ पर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी काम का बंटवारा। जब दिवाली घोषित होने लगी उनकी कंपनी, तो उन्होंने क्या करा, काम को डिवाइड करना शुरू करा। और हम लोग अपने जीवन में एक बड़े से काम को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो वो काम बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाता है। सपोज दैट मुझे एक कमरा बनाना है, कमरे में कितनी दीवारें होंगी, 4, 1 2 3 4। सपोज दैट मैं एक मजदूर और एक कारीगर लगाऊं, कितना समय लगेगा, काफ़ी समय लग जाएगा उस रूम को तैयार करने में। वही मैं 4 कारीगर और 4 मजदूर लगा दूं तो वो काम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हेनरी फ्योल ने भी यही कहा कि यार हमें क्या करना पड़ेगा, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हम अपने वर्क को सही तरीके से और जल्दी भी कंप्लीट कर सकेंगे। दूसरा प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी देना और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। पावर टू टेक डिसीजन यानी निर्णय लेने की आपको पावर हो जाए, ताकत आ जाए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। सपोज दैट उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको अपने लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और अगर आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हो तो उनको प्रॉपर अथॉरिटी देनी पड़ेगी। मेरा वर्ड याद रखिएगा, प्रॉपर अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अथॉरिटी उन्हें दे दो, नहीं। अगर आप इंसान को इतनी अथॉरिटी दे रहे हो तो इतनी ही पावर दो। अगर आपने ज़्यादा अथॉरिटी दे दी तो शायद वो उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो यानी जितनी आपने जिम्मेदारी दी तो उसी हिसाब से आप उनको क्या दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। मैं इसके लिए एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज दैट मैं क्लास ले रहा था, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बुला लिया। अब मैं जो क्लास का मॉनिटर होगा मैं उसको क्या दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि बेटा क्लास देखिएगा कि क्लास में कोई हल्ला नहीं करे। मैंने केवल अभी उसको क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मैंने अथॉरिटी नहीं दी कि उस किसी को खड़ा कर देना या क्लास के बाहर निकाल देना। तो वो अभी कोई भी निर्णय लेने का अधिकारी नहीं है, मैं केवल क्लास को माइंड करने के लिए बोला गया। मैंने अगर अब ये बोल दिया कि अगर क्लास में कोई हल्ला कर रहा है, बातें कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसका नाम लिखिएगा या उसको क्लास के बाहर भी खड़ा कर सकते हैं। तो मैंने जिस हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसी हिसाब से उसको पावर भी दी, और अगर ज़्यादा पावर दे देता तो शायद उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो हेनरी फ्योल ने भी यही बोला कि जिस हिसाब से आप किसी इंसान को जिम्मेदारी दे रहे हो उसी हिसाब से उसको पावर भी देनी पड़ेगी। अगला आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आप कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो काम में अनुशासन होना ज़रूरी है। हम लोग स्कूल ड्रेस में क्यों जाते हैं, ये अनुशासन है। प्रेयर क्यों होती है, ये भी अनुशासन है। स्कूल कॉलेजेस, अगर हम लोग बात करें प्राइवेट संस्थानों वगैरह की, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उनका एक शुरू होने का एक समय रहता है, जो उस समय पर शुरू होंगे। एक समय सुनिश्चित करा जाता है जिसमें लोग बाग लंच करेंगे। ये अनुशासन में आता है। हम लोग अपने घर में ज़्यादा चिल्ला के बात क्यों नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि ये अनुशासन है। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेनरी फ्योल ने बोला कि अगर आप अनुशासन में काम करोगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव कर सकते हो। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड।
कमांड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है आप किसी को निर्देश दे रहे हो। तो उसके डायग्राम के तौर पर समझते हैं कि सपोज दैट मैं एक मैनेजर हो गया M1, तो मैं सबऑर्डिनेट 1 को भी दे सकता हूं ऑर्डर, सबऑर्डिनेट 2 को भी दे सकता हूं और सबऑर्डिनेट 3 को भी ऑर्डर दे सकता हूं। क्लियर हुआ? यानी मैं M1 अपने 3 सबऑर्डिनेट को वर्क परफॉर्म दे सकता हूं, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट एक समय पर एक ही बॉस का ऑर्डर रिसीव करेगा। अगर एक M2 यहां पर आ जाता है, वो इसको भी ऑर्डर दे रहा है, इसको भी ऑर्डर दे रहा है और इसको भी ऑर्डर दे रहा है, तो अब जो सबऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा कि मैं सबसे पहले M1 का ऑर्डर कंप्लीट करूं या सबसे पहले M2 का ऑर्डर कंप्लीट करूं। दिक्कत की बात तो है, बिल्कुल है। अगर इनका काम नहीं कर रहे तो ये, अगर इनका काम नहीं करोगे तो ये नाराज हो जाएंगे, और अगर इनका काम नहीं करोगे तो ये नाराज हो जाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला गया कि एक समय पर एक ही बॉस का वर्क कंप्लीट करा जाएगा, वो कहलाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड में भी एकता होनी चाहिए कि अगर आप एक समय पर एक ही बॉस का ऑर्डर कंप्लीट कर लो, फिर दूसरा आएगा दूसरे बॉस का ऑर्डर कर लेंगे। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहां पर क्या अपनाएंगे? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जिस मैनेजर ने हमें पहले ऑर्डर दिया है, हम उसके ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। 5वां प्रिंसिपल कौन सा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। अगर आपका कोई एक हेड है, सपोज ये हेड हो गया परचेज का, किसका हेड हो गया? परचेज का हेड हो गया, तो इस हेड के लिए एक ही प्लान बनाना सही होगा। और वो प्लान कैसा होगा? बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि प्लानिंग की प्रोसेस के बाद हम एक प्लान ही को फॉलो करते हैं। यानी एक हेड के लिए एक प्लान को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग अच्छे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कई बार अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, यार इससे भी क्वेश्चन मिल जाए, इससे भी क्वेश्चन हमें मिल जाए, मगर अगर आप एक बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो शायद वो बुक भी आपको अच्छे परसेंटेज दिला सकती है। क्लियर हुई चीज़? आपको बिल्कुल हुई होगी। अब बात करते हैं एस की, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। यहां पर बड़े आसान तरीके से समझिएगा कि अगर आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो आपको अपना लाभ ना देखते हुए जो हमारे साथी कर्मचारी हैं उनका लाभ भी देखना है। मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। सपोज दैट मेरा कोई रिश्तेदार रॉ मटेरियल प्रोवाइड मार्केट में करा रहा है और एक दूसरा इंसान भी करा रहा है। मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया कि आप मार्केट से रॉ मटेरियल लेके आइए। मैं मार्केट गया तो मैं कहाँ से लूँगा? कहाँ से लूँगा आप लोग बताइए? ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो रिश्तेदार था आप वहाँ से लोगे। अच्छा, मेरा जो रिश्तेदार है वो कितने परसेंट पर दे रहा है? 10% पर दे रहा है माल, और मार्केट में कितने पर मिल रहा है? 7.5% पर। अगर मैं यहाँ पर 10% पर लेता हूँ तो मैं प्रॉफिट किसको पहुँचा रहा हूँ? अपने रिश्तेदार को, ठीक है ना, कंपनी को नहीं पहुंचा रहा हूं। और अगर मैं इससे लेता हूं तो मैं किसको फायदा पहुंचाऊंगा? कंपनी को फायदा पहुंचाऊंगा। तो याद रखिए, हेनरी फिल ने एक बात बोली है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमें सबका फायदा देखना है, ना कि आपका खुद का। इंडिविजुअल आपको नहीं सोचना है, यहां पर आपको सभी लोगों को लेकर चलना है। चलिए हम लोग आते हैं, आधा पार्ट हो जाएगा आर पर, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप किसी एम्प्लॉय, आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म करता है तो आपको उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी देना पड़ेगी। रिम्यूनरेशन को हम लोग सैलरी भी बोलते हैं, वेतन देना पड़ेगा। कोई भी इंसान फ्री में काम नहीं करता है, कोई भी बिजनेसमैन फ्री में वस्तुओं को नहीं बेचता है।
अगर वो वस्तु को बेच रहा है तो उसके लिए वो किसी न किसी से पैसे लेता है, और उसके यहाँ पर कोई कर्मचारी अगर काम करता है तो उसको उसके काम के अनुसार पैसे देते हैं। तो हेनरी फ्योल ने बोला कि अगर आपकी कंपनी में कोई इंसान काम कर रहा है तो उसको उसकी क्वालिफिकेशन और उसके वर्क के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन, वेतन मिलनी चाहिए, जिससे उसको मोरल बूस्टिंग मिलेगी, और सही समय पर वेतन मिलनी चाहिए जिससे उसको मोरल बूस्टिंग मिलेगी। सी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को एक जगह केंद्रीकृत कर देना। पावर को एक जगह केंद्रीकृत कर दिया मैंने तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। मगर अगर मैंने इस पावर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो वो कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या समझेंगे, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में समझेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अभी दूर है, ठीक है ना, तो उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। यहां पर ये समझिए कि अगर पावर को एक जगह केंद्रीकृत करना भी जरूरी है और पावर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना भी जरूरी है। अगर आप एक जगह लाइट लगा दोगे बड़े से हॉल में, सब जगह रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अरे भैया उस बल्ब के टुकड़े नहीं करना पड़ेंगे। आप क्या करोगे, जो लाइट का कनेक्शन है वो अलग अलग दीवारों पर, मतलब उस कमरे की अलग अलग दीवारों पर शायद 2 से 3 जगह आप उसको कनेक्शन दोगे और उधर पर बल्ब वगैरह या CFL वगैरह आप लगाएंगे, जिससे क्या होगा, उस पावर में, उस रोशनी में अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म होगा। इसके एक एग्जाम्पल है कि परचेज डिपार्टमेंट वाले को परचेज का कमांड दे दी, सेल्स वाले को सेल्स की कमांड दे दी, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की कमांड दे दी, और जो पावर मुझे अपने पास रखनी थी वो अपने पास रखे हूँ। तो मेरे पास जो पावर है वो सेंट्रलाइजेशन है, और मैंने अपने जो सबऑर्डिनेट्स में पावर डिवाइड कर दी वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगी। एस, स्केलर चेन। याद है अपन लोगों ने थर्ड प्रिंसिपल पढ़ा था, अनुशासन। बहुत अच्छी चीज होती है अनुशासन। हमें अपने जिंदगी में हर चीज में अनुशासन लाना होगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी दूसरे का आदर हो, चाहे वो हमारी डाइट ही क्यों ना हो। डाइट यानी हमारा जो हम लोग भोजन लेते हैं वो अगर सही नहीं लेंगे तो हमारा शरीर भी सही तरीके से नहीं चलेगा। तो शरीर की बात हम लोग बाद में करेंगे, दूसरी चीज़ों की बात बाद में करेंगे। अभी हम लोग अपने टॉपिक पर रहते हैं, स्केलर चेन। सपोज दैट एक संस्था है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। सपोज दैट यहां पर कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको यहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो कैसे करेगा, पहले वो यहां पर पहुंचाएगा, फिर यहाँ वाला यहाँ पर, यहाँ वाला यहाँ पर, और ये लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। वो इसलिए पहुँचा रहे हैं क्योंकि शायद वो एक लेवल के नहीं हैं, LABEL नहीं, LEVEL, याद रखिएगा, ठीक है। शायद वो एक लेवल के नहीं हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस से मैसेज को पहुँचा रहे हैं। इसको बोला जाता है स्केलर चेन। और अगर ये और ये एक ही लेवल के हैं तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है गैंग प्लांक, ठीक है। अगर आप एक ही लेवल के हो तो आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये कहलाएगा गैंग प्लान। और अगर आपको सीक्वेंस से चलना पड़ेगा तो ये कहलाएगा स्केलर चेन। अब बात आती है 10th, O फॉर ऑर्डर। देखिए होता क्या है, सपोज दैट अगर आप मुझसे अभी बोल दीजिए कि आप इस जहां पर आप पढ़ा रहे हैं उसकी लाइट बंद कर दीजिए, तो मुझे विदिन अ सेकेंड लगेगा मैं लाइट बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन सी वस्तु कहां पर है
ऑर्डर का मतलब भी यही होता है कि सही वस्तु को सही जगह पर रखना चाहिए और सही इंसान को सही जगह पर नियुक्त करना चाहिए, तभी वो वर्क सही तरीके से कंप्लीट होगा। मैंने आपको बहुत एक चीज़ बताई थी कि जिसका काम उसी को साजे और दूजा करे तो डंका बाजे। ये मेरे अंदर एक आदत खराब है कि मैं अपनी बाइक की चाबी कहीं पर भी रख के भूल जाता हूँ, फिर परेशान होना पड़ता है। और अगर मैं उस चाबी को सही जगह पर रख दूंगा तो मैं क्या कर लूँगा, सही जगह से सही सामान उठा लूँगा। तो ऑर्डर का भी यही मतलब होता है। हेनरी फॉयल ने भी यही बोला है कि आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसको सही जगह पर यूज़ करो, सही जगह पर रखो, उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। M4 के बारे में हमने आपको बताया था, अगर नहीं बताया हो तो M4 मैनेजमेंट में बहुत यूज़ होता है। मैन, मटेरियल, मशीन। कौन कौन? मैन, मटेरियल, मशीन। और फोर्थ क्या होगा? मैन, मटेरियल, मशीन और सबसे मेन मनी, पैसा। इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इनका प्रॉपर ऑर्डर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेनरी फॉयल ने बोला कि इन सब का सही यूज़, कि कौन सी वस्तु कहाँ पर और कौन सा इंसान कहाँ पर नियुक्त करना है, इसी को ऑर्डर बोला जाता है। 11th प्रिंसिपल, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फीमेल काम कर रही है तो उसको भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि जेंट्स को यानी मेल को मिल रहा है। ये नहीं कि तुम जेंट्स हो तो तुम्हें ज़्यादा पावर दे दी जाए या तुम्हें ज़्यादा प्रोग्रेस दे दी जाए और तुम फीमेल हो तो तुम्हें नहीं। हमें ये नहीं करना है। हेनरी फॉयल ने इस चीज़ की बड़ी आलोचना करी। उन्होंने ये प्रिंसिपल इसलिए तो बनाया कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी लोग हैं सबको एक समान अधिकार आपको उसमें देना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमें भी सबको समान अधिकार देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको वर्किंग प्लेस में एक जैसा ही अधिकार मिलना चाहिए, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन कर सकती है। एस, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सनल नहीं, पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारियों या कर्मियों। कर्मियों को क्या देना? स्थिरता देना है। आप मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय हो और आप मेरे यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय हो, दोनों में फ़र्क है। एक में डर है कि मुझे कभी भी निकाल दिया जा सकता है, और एक जिसमें मैंने बोला कि आप मेरे यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एक स्थिरता तो है कि मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं निकल सकता हूँ। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को स्थिरता दे दे हुए तो वो क्या करेंगे, सही तरीके से वर्क परफॉर्म करेंगे और उनको एक मोरल बूस्टिंग मिलेगी कि मुझे क्या है, इस कंपनी में स्थिरता मिली है। चीज़ों को स्थिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर हमारे कर्मचारियों को स्थिर होना ज़रूरी है। अगर हम लोग हर साल अपने कर्मचारियों को हटाते रहेंगे, नए कर्मचारियों को लाते रहेंगे तो उनको सिखाने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। सपोज एक एम्प्लॉय हो गया, इसको रिक्रूट करा और अगले साल इसको हटा दिया। अब जो नया आएगा मुझे उसको फिर से ABCD सिखानी पड़ेगी कि नहीं सिखानी पड़ेगी? बिल्कुल सिखानी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कर्मचारियों को स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है? इनिशिएटिव, नयापन। हेनरी फॉयल ने बोला कि आप मैनेजर हो तो आप अपने सबऑर्डिनेट से क्या करो, चीजों को पूछो, उनसे नए आइडियाज लो। नया कि यार आप ये मत सोचो, अगला प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, आप ये मत सोचो कि आप ही सब अच्छा सोच सकते हो, आपके साथी लोग भी बहुत अच्छी चीजें सोचकर आपको बता सकते हैं, आप उस वर्क को सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हो।
तो क्या करना पड़ेगा, इनिशिएटिव होना पड़ेगा। हमें अपने सबऑर्डिनेट से क्या करनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप इस वर्क को अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो आप हम इस वर्क को किस तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनिशिएटिव करना पड़ेगा। और हमारा आज का लास्ट प्रिंसिपल, स्प्लिट डी क्रॉप्स, या इसको हम लोग टीम स्प्लिट भी बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। यहां पर हेनरी फ्योल ने आई को हटाकर वी का यूज करा। किसका, आई को हटाकर वी का यूज करा। मैं करने से काम नहीं चलेगा कि ये चीज मैंने करी, ठीक है ना, मैंने नहीं करी, हमने करी। टीम में जब टीम जीत जाती है तो कैप्टन क्या बोलता है कि मैंने टीम को जिताया, नहीं बोलता है। वो ये कहता है कि हमारी टीम के एफर्ट्स से हम लोग ये मैच जीते हैं। यानी टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है, टीम में एकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोग एक टीम के आधार पर नहीं खेलेंगे, खेल भावना से, तब तक हम लोग टीम से जीत नहीं सकते हैं। तो हेनरी फ्योल ने बोला कि स्पिरिट डी क्रॉप्स, यानी आपको आई का इस्तेमाल हटाकर वी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तो थे आज के हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल, जो कि किन्होंने दिए, हेनरी फ्योल ने, DADUUSRCS डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव और स्प्लिट डी क्रॉप्स। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, माँ बाप का आदर करना ना भूलें। क्या बनाना है हमें, सिद्धांत बनाना है ये। तो अनुमति दीजिए अपने सर को अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।